हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। यहाँ पे इसको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, आप इस फॉर्मूले को लिख के याद कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले से 2-3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है। तो ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग लिख के याद कर लीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू यहाँ पे दिया है साइन 90 डिग्री और माइनस क्या दिया है यहाँ पे थीटा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सेक थीटा लिख देंगे। इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। और यहाँ पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, ये कोस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा है और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा। तो सेक थीटा को बदल दीजिए। ठीक, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे 1/, यहाँ पे कोस थीटा होता है और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कोस थीटा और कोस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और ये टेबल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या निकाले। बोल रहा है कि एक गोला है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसका बाहर का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी त्रिज्या निकाले। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और इसमें दिया क्या है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दिया होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। गोले का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो गया है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो हम लिख दिए। और ये किसके बराबर है, तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के ये क्या है, बराबर है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा और ये 4 से कितना बार कटेगा, तो 4 से ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 से कटेगा। यहाँ पे 4 तिया 12 और यहाँ पे 2 गया 24, 4 छक 24। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो यहां से देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिए ये किसके बराबर है, 144 सेंटीमीटर, यहाँ पे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमको आर निकालना है तो इधर 4 पाई गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो इधर आर स्क्वायर बचेगा और इधर यहाँ पे ऊपर में क्या है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इसीलिए हम क्या किए, यहां से पाई से पाई कटा दिए और 4 से यहां पे 144 कटा दिए। तो यहां से भी आप 4 से 144 कटा सकते हैं। कितना बार में कटेगा, ये भी 36 बार में ही कटेगा।
तो हम क्या किए, यहाँ से पाई कटा दिए और 4 से यहाँ से कटा दिए। 144 कितना बार में कटेगा, 36 बार में। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो आर इधर बच जाएगा, उधर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम त्रिज्या को इधर यानी यहाँ पे स्क्वायर को जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाता है, जब हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो बराबर के उधर क्या होता है, स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी आर बराबर यहाँ पे देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, आपको पता होना चाहिए। और सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आर का मान कितना निकल गया यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे समझ लीजिए कि ये ए ऑप्शन कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 24, 15, 22, 13, 14 तथा 26 का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे समझ लीजिए कि 24, 15 और 22, 13 और 14 और यहाँ पे देखिए 26 है वो संख्या, इसका क्या कर देना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलेगा आपको पता होना चाहिए। परिसर कैसे निकाला जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो 26 है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से क्या किया जाता है, सबसे छोटी संख्या घटा लिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, 13 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो यहाँ पे देखिए अब ये सबसे बड़ी संख्या हो गया और सबसे छोटी संख्या, इसी का अंतर क्या कहलाता है, यहाँ पे परिसर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 26 में से जब हम 13 निकालेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। यहाँ पे आपको बताना है कि समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 और 14 का कौन सा पद, यहाँ पे पूछा है कि पद कौन सा पद है जो 82 है। यानी यहाँ पे n पूछा है कि n का यहाँ पे आपको क्या करना है, मान निकालना है। पदों की संख्या को किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। तो जब आपको यहाँ पे पदों की संख्या पूछे तो आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, an वाला। तो an बराबर क्या होता है, यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d। तो an क्या होता है यहाँ पे अंतिम पद, या पूछे कौन सा पद है तो वो होता है यहाँ पे, और a क्या होता है यहाँ पे प्रथम पद होता है, और n क्या होता है यहाँ पे पदों की संख्या। इसी n का यहाँ पे क्या करना है, मान निकालना है। और d क्या होता है, तो d क्या होता है यहाँ पे सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है, तो दो पदों का यहाँ पे अंतर होता है। तो सबसे पहले an का यहाँ पे पता लगाएंगे कि an कितना है। तो an यहाँ पे अंतिम पद कितना है, यहाँ पे 82 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 82। और यहाँ पे देखिए a का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रथम पद। तो प्रथम पद AP का कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और n हमको निकालना है। यहाँ पे देखिए अब n आ रहा है तो n हमको तो निकालना ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए d आ रहा है। तो d कैसे निकाला जाता है, तो d होता है सार्वअंतर। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। यानी यहाँ पे 6 में से 2 घटा लेंगे, दूसरा पद है 6 और पहला पद कितना है 2। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब ये सब आपके सामने है। अब बस आपको इसमें रख देना है और n का मान यहाँ से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए an का मान कितना है, 82 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 82 बराबर a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। तो बस 2 प्लस n निकालना है हमको। तो n को वैसे ही छोड़ देंगे। d का मान यहाँ पे देखिए 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, घटा देगा। यानी 82 माइनस क्या हो जाएगा 2, और उधर कितना बचेगा यहाँ पे n-1 इंटू क्या बचेगा 4। तो 82 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा बराबर। अब इसको इसमें गुणा करा दीजिए। ये जो 4 है ये दोनों के लिए है, n के लिए भी है, 1 के लिए भी है। तो इन दोनों में क्या करा देंगे, हम गुणा करा देंगे। तो 4 में n से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 4n हो जाएगा, और 4 में -1 से गुणा हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 4 इधर घटा रहा है तो इधर आके क्या करेगा, जोड़ेगा। यानी 80 और प्लस क्या हो जाएगा, इधर 4 और उधर क्या बच जाएगा हम लोगों का, 4n बच जाएगा। तो 80 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा हम लोग का 4n। तो यहाँ पे पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है। तो n हमको निकालना है।
4n का मान नहीं निकालना है तो 4 को भी हमको इधर भेजना पड़ेगा। तो 4 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 84 बटा क्या हो जाएगा 4, और उधर क्या बच जाएगा n। तो 4 से हम इसको कटा दे रहे हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4, यानी n का मान कितना निकल गया 21। यानी जो 21वां पद है वो कितना है यहाँ पे 82 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो 21वां पद है वो कौन सा है, 82 है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि P और Q दो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा निकालें। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो अभाज्य संख्याओं का अगर दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा कितना होगा, तो हमेशा एक ही होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद यानी अपने से सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे यहाँ पे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या। जैसे 2 1 से कटेगा नहीं तो सिर्फ 2 ही से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 देख लीजिए 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। वैसे ही 13 का हाल है, 1 से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, उसका मौसा निकालिएगा तो हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 भी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 भी क्या है अभाज्य संख्या। जब इसका हम मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे मौसा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मौसा कितना आएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 3 1, फिर यहाँ पे ले लीजिए 2 1 दूना कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा, मौसा कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी जब हम मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर इसको यहाँ पे लाएंगे 2 को, तो 1 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। आपको मौसा आता होगा निकालने, तो इसका भी मौसा कितना आएगा 2। तो कोई भी दो अगर अभाज्य संख्या दिया हो, अगर बोले कि उसका मौसा कितना होगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि इस समीकरण और इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो उसका समीकरण कैसा होता है, तो a1 बटा a2 बराबर क्या होता है, b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस समीकरण का बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसका समीकरण कैसा होता है, तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होगा यहाँ पे c1 बटा c2 के। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि k का मान ज्ञात करें। जो ये k है इसी का क्या कर देना है, आपको मान निकाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रख देना है इसी फॉर्मूला पे, यहाँ पे a1 का मान रख देना है, a2 का मान रख देना है, b1 का मान रख देना है, b2 का मान रख देना है, और यहाँ पे c1 का मान रख देना है, यहाँ पे c2 का मान। तो अभी a1 b1 और c1 a2 b2 c2 आएगा कहां से, तो जो यहाँ पे पहला समीकरण होता है, तो जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, और जो जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है। दूसरे समीकरण में ये क्या होगा, पहला वाला a2 होगा, दूसरा जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे c2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे देखिए x में कौन गुणा कर रहा है, k, तो a1 का मान k हो गया, b1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा, और c1 कितना है 2 है। तो फिर यहाँ पे a2 का मान कितना है 6 है, b2 का मान कितना है 2 है, और c2 का मान कितना है 7 है। बस आप यहाँ पे अब रख दीजिए a1, तो a1 कितना है यहाँ पे k है, तो यहाँ पे रख देंगे k, और a2 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, a2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 बराबर है। तो फिर हम यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे देखिए b1 का मान, तो b1 का मान आप लोग देख सकते हैं जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, तो b1 यहाँ पे देखिए -5 है। अगर माइनस दिया हो तो माइनस हमको लेना है, माइनस को नहीं छोड़ना है, यानी -5। और b2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, b2 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और बराबर नहीं यहाँ पे देखिए c1 का मान, तो c1 का मान यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे, और c2 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दो बराबर है उसी को क्या कर लेना है, यहाँ पे ले लेना है
ये तो बराबर नहीं है इसके, तो इसके बराबर नहीं करना है, इसको क्या कर देंगे हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो k/6 बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे -5/2। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 2 में k से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 में 5 से गुणा हो जाएगा तो 6×5 = 30 तो होगा ही, लेकिन इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और कितना लिख देंगे 30। अब देखिए यहाँ पे कि 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, यानी 2 यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा 30 और बट्टा कितना हो जाएगा 2, कटेगा ये कितना बार 15 बार, यानी k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -15, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रश्न बनते हैं। अगर इसमें बोले कि कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं वाला जो समीकरण बनता है, फॉर्मूला बनता है, वो लेना है। अगर बोले किसी दूसरे प्रश्न में कि इसका अनंत हल है तो जो अनंत हल वाला फॉर्मूला है वो लेना है इसका। तो ऐसे ही करके आप इसे बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको सही लग रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। ये देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या का प्रायिकता 0 से लेके 1 ही के बीच में होता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा किसी भी संख्या का प्रायिकता। अगर कोई बोले कि किसी संख्या का 5 प्रायिकता है तो गलत है। किसी भी संख्या का प्रायिकता कितने के बीच में होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। किसी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1। अगर वो घटना घटित होने वाला है, सही में घटित होने वाला है, उसका 1 होगा। और जो अनिश्चित घटना होगा, अगर वो घटना नहीं घटने वाला होगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा, यहाँ पे अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए एक और होता है, यहाँ पे देखिए अगर प्रतिशत में पूछे कि प्रतिशत, यहाँ पे 60%, 70%, 80%, 90%, और यहाँ पे लास्ट आप जा सकते हैं 100%। यहाँ पे बोल दे कि 110% है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर प्रतिशत में प्रायिकता पूछे कितने से कितने के बीच होता है, तो 0% से लेके यहाँ पे 100% तक हो सकता है किसी भी प्रायिकता का मान। और माइनस में तो कभी भी किसी संख्या का प्रायिकता नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बस आपको 2 बात याद रखना है यहाँ पे कि किसी भी संख्या का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर प्रतिशत में दिया हो तो 0% से लेके 100% के बीच में किसी भी संख्या का प्रायिकता हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए किसी संख्या का यहाँ पे 3 प्रायिकता नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 0 से लेके यहाँ पे 3%, तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में ये संख्या आता है, तो ये संख्या का प्रायिकता हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 30%, तो 30% किसके बीच में आएगा, 0 से लेके 100 के बीच में ये संख्या है 30%, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। और 0.2 भी प्रायिकता हो सकता है, लेकिन किसी भी संख्या का प्रायिकता 3 नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0 से लेके 1 ही के बीच में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये भी किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसी में दे देता है एक ऑप्शन -5, तो माइनस में भी किसी संख्या का प्रायिकता नहीं होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है एवं AD बटा DB बराबर 3/5 है। और यहाँ पे देखिए यदि AE बराबर 6 सेंटीमीटर है तो EC का मान ज्ञात करें। देखने में आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको आप लोग बस समझ लीजिए। बोल रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, A B और क्या है यहाँ पे C है। यहाँ पे बोल रहा है कि DE समानांतर BC है। यहाँ पे देखिए एक और बिंदु है, यहाँ पे एक और रेखा है, यहाँ पे ये D है और ये क्या है E है। तो यहाँ पे देखिए DE जो है वो क्या है, BC के यहाँ पे क्या है, समानांतर है। तो जब यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज में यहाँ पे DE समानांतर BC होता है तो इसकी जो भुजाएं होती है वो अनुपातिक हो जाती है, यानी AD बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे DB के बराबर हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। और जो इस साइड वाला भुजा है ये भी क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो इधर वाला क्या होगा, AE और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे EC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है AE और बट्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे EC। ये कब होता है, जब यहाँ पे DE समानांतर यहाँ पे क्या हो, BC, यानी जो DE रेखा है वो BC रेखा के क्या होगा, जब समानांतर होगा तब। तो यहाँ पे देखिए अब पूछ रहा है कि यहाँ पे EC का मान ज्ञात करें। जो ये EC है इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए
AD कितना दिया है, तो 3 दिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि AD का मान कितना है, तो 3 है। जो ऊपर वाला होता है वो ऊपर का मान होता है और जो नीचे वाला होता है वो नीचे का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए DB कितना दिया है, तो DB यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। और EC कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे AE कितना दिया है, तो AE यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि EC निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए AD, तो AD कितना दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पे देखिए DB कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे DB की जगह पे 5 लिख देंगे। और AE कितना दिया है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 दे दिए हैं। बस हम आपको पूरी तरीके से समझा रहे हैं। अगर बनाना होता तो 2 ही सेकंड में हम इसको बना देते, लेकिन आपको समझा रहे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि EC का, ये जो EC है इसका आपको क्या कर देना है, मान निकालना है। तो बस ये होता है जब यहाँ पे DE समानांतर BC हो, तो ये होता है इसका कंडीशन की भुजाएं क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। तो बस आपको यहाँ पे मान रख देना है। AD का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। और DB का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो रख देंगे नीचे 5। बराबर है, तो यहाँ पे कर देंगे बराबर। AE का मान यहाँ पे देख लीजिए, AE का मान 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे 6। और EC का मान आप लोग देख लीजिए, नहीं पता है, EC निकालना है हमको, तो EC को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में EC से गुणा करेंगे तो 3 EC हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाता है, यहाँ पे 30 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए EC का तो हमको मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे 3 इसमें गुणा कर रहा है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी EC बराबर कितना हो जाएगा, 30। और भाग करेगा तो हमेशा कहां पे आएगा, नीचे में आएगा। यानी 3 से 30 कितना बार में कटेगा, 10। यानी EC बराबर कितना निकल गया, ये 10 सेंटीमीटर निकल गया। जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही आसान तरीके से इस प्रश्न को समझाए हैं, तो इस प्रश्न को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है √10 गुणे √15 बराबर है। बोल रहे हैं कि ये किसके बराबर है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताएं। यहाँ पे दिया है √10 गुणे यहाँ पे दिया है √15। तो फिर इसको सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो √10 में √15 से गुणा करेंगे तो √ ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 150 को वर्गमूल कर देना है, यानी गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 15 25 75। और यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 150 का कितना निकल गया, 2 5 3। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 2 गुणे यहाँ पे 5 गुणे यहाँ पे 3 और गुणे यहाँ पे 5 है, तो इसको लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसका तो जोड़ा लग जा रहा है, जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको हम 5 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये अंदर ही रह जाएगा। यानी 2 और 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर होगा, तो 5√6 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मान सबसे कम होता है। इसमें से बताना है कि किसका मान सबसे कम होता है। यहाँ पे है 90 डिग्री cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 45 डिग्री। अगर आपको पता नहीं हो ये मान तो अभी भी टाइम है, आप इस चैट को यहाँ पे याद कर सकते हैं, इस टेबल को याद कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रश्न पूछे बोर्ड एग्जाम में वो आप अच्छी तरीके से बता पाएं। तो इसीलिए ये चार्ट हम यहाँ पे रखें कि आपको अगर नहीं पता हो तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस चार्ट से भी बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos यहाँ पे 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं cos यहाँ पे 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये 0 है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं cos यहाँ पे 0 डिग्री है और इसका मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। tan 45 का भी मान 1 होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं tan 45 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। बोल रहा है कि इसमें से किसका मान सबसे कम होता है। तो आप लोग को अब दिखाई दे दिया होगा कि किसका मान यहाँ पे सबसे कम है। तो किसका मान यहाँ पे सबसे कम है, तो cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे सबसे कम है। कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये चार्ट आपको याद होगा तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यदि तीनों बिंदु संरेखी, यहाँ पे देखिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदु ही क्या है, यहाँ पे संरेखी है यानी एक सिध में है, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए जब तीनों बिंदु संरेखी है तो उससे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। जो अर्धवृत्त होता है उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, ये है आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये पूरा वृत्त का नहीं पूछा है, ये आधा वृत्त का पूछा है कि आधे वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। पूरे डिग्री पर 360 डिग्री का बनता है, तो आपको बताना है कि आधे डिग्री, आधा जो अर्धवृत्त होता है, आधा वृत्त, उस पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।